जय हिंद। देखिए, भारत चीन सीमा पर एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट चल रहा है। मिरर मतलब होता है आमने सामने, जितनी उधर फौज उतनी इधर फौज। जिस तरह शीशा में हम देखते हैं जितना उधर दिखता है उतना इधर दिखता है, तो भारत और चीन की सीमा पर मिरर डिप्लॉयमेंट चल रहा है। देखिए, चीन की पूरी मंशा है कि अगले 2 से 3 साल में वो ताइवान को कब्जा करना चाहता है। इसके लिए वो पीओके की बलि दे देगा, क्योंकि चाइना के ही दम पर पाकिस्तान कूटता है, वो इस बार उसको बलि देगा। और हम देखते हैं कि जो अभी ड्रोन अटैक हुए हैं उसको काउंटर करने के लिए भारत ने कौन कौन से थिएटर कमांड या एयर डिफेंस कमांड बनाए, ये क्या चीज यहाँ चल रहा है। देखिए, चाइना कई हद तक वो चाहता है चाइना कि वो अपने पूर्वी साइड में ताइवान पर कब्जा कर ले, लेकिन इधर भारत को वो कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए लगातार सेना बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना के साथ एक समस्या क्या है कि उसकी फौज उतनी हाई एल्टीट्यूड पे एक्यूमिडाइज नहीं कर पा रही है, और भारत की सेना इस हद तक इसमें सक्षम है। तो चाइना इसके लिए कई तरह की रणनीति चल रहा है। चाइना का चाल ये है कि वो ताइवान को कब्जा करना चाहता है इस साइड में, लेकिन उससे ये दूरी इतनी खतरनाक है और इतना पर्वत एरिया है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो इस एरिया में काउंटर करेगा तो ऐसा नहीं है कि ताइवान अकेला रह जाएगा। ताइवान को बचाने के लिए नाटो सेना, अमेरिका, यूरोप जरूर आएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए जरूरी है चाइना को कि वो दूर से आएंगे तो भारत यहाँ न्यूट्रल पड़ा रहे, इसलिए भारत को इधर चौतरफा घेरता है। चाइना जो है ये जिबूती में उसकी जीडीपी से ज्यादा कर्जा देके उसे डेट ट्रैप में फंसा लिया है, और वहां अपनी आर्मी का बेस बना लिया। भारत का अभी किसी भी दूसरे देश में ऑपरेशनल एयर बेस नहीं बन पाया है अभी तक। तो जिबूती में तो कई देशों का है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, कई देश का है। अब यहाँ तंजानिया उसका नया शिकार बन गया है। तंजानिया में वो बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है यहाँ पर। इस तंजानिया को काउंटर करने के लिए हमारे पास यहाँ एजम्पशन आइलैंड था, बट वहां की सेशल्स गवर्नमेंट ने एजम्पशन आइलैंड को मना कर दिया। लेकिन एजम्पशन आइलैंड पर मिलना बहुत मुश्किल है, हम लोग को वहां पर नेवल बेस नहीं मिल पाएगा। तो एजम्पशन आइलैंड के बगल में यहाँ पर सेशल्स है, मॉरिशस एक देश है, तो मॉरिशस का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मॉरिशस अपना द्वीप हमें दे सकता है नेवी के लिए। रीजन क्या है, देखिए, मॉरिशस ने अपना एक रियूनियन द्वीप ऑलरेडी फ्रांस को दे रखा है, तो यहाँ फ्रांस है, और यहाँ पर डिगो गार्सिया है। इस डिगो गार्सिया पर अमेरिका, यूएस है और ब्रिटेन है यहाँ पर। तो अगर यहाँ हमारी नेवी आ जाती है यहाँ पर मॉरिशस द्वीप पर, तो मॉरिशस के पास आ जाती है, तो हमारा फ्रांस से भी समझौता है, अमेरिका से भी समझौता है, तो हम यहाँ पर अकेले इस एरिया को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन चाइना तंजानिया में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पर उसने पूरी तरह से सीपोर्ट वगैरह डेवलपमेंट करने का इरादा कर रहा है। ये केवल और केवल चाइना की चाल है कि जब इधर चलेगा तो वो भारत अपनी पूरी नेवी को इधर ना भेज सके, क्योंकि यहाँ पे अगर चाइना रहेगा तो हम लोग इधर नहीं भेज सकते अपनी नेवी को। इस एरिया में चाइना अफ्रीका के साइड में तो डिस्टर्बेंस कर ही दिया, साथ में हम लोग यहाँ से पूरी नेवी को इधर नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भी है, वो चाइना के इशारे पर ही यहाँ डिस्टर्बेंस चालू करेगा जब चाइना इधर ताइवान पर अटैक करेगा। तो अभी चाइना क्या है, श्रीलंका को पूरी तरह अपनी जाल में फंसा दिया है। श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट को बनाने के लिए चाइना ने इतना पैसा दिया कि ये लोग कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, और अब ये श्रीलंका एयरपोर्ट, ये यहाँ का कोलंबो पोर्ट चाइना जो है 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है। अब बताइए, ये महिंद्रा राजपक्षी ये इनको फीता कटवा रहे थे, इस ससुरा उसका खतना काट दिया आप। अब क्या करोगे भैया, चाइना पे भरोसा करोगे तो यही होगा। अभी चाइना ना क्या कर रहा है, श्रीलंका में एक शहर बनाने जा रहा है, उसके नीचे जो मिनी चाइना होगा, वहां चाइना का संविधान लागू होगा, चाइना के लोग वहां रहेंगे, वहां दूसरा कोई नहीं आ सकता है, चाइना की कंपनी रहेगी, वहां चाइना की मुद्रा चलेगी, चाइना का सिम कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, वीजा चलेगा, स्कूल चलेगा, सब। वो एक मिनी चाइना है यहाँ पर। अब हमारे लिए सरदर्द है कि हमारे नीचे यहाँ बैठ जाएगा चाइना यहाँ पर, और चाइना, श्रीलंका खुद चाइना से परेशान है। वहां चाइना के वर्कर ना वर्दी पहन के घूम रहा है सब फौज की तरह, और वहां के लोग को 1-2 हाथ लगा दे रहा है सब। अब वहां श्रीलंका के लोगों को समझ में आ रहा है चाइना जो है ना वो भारत को घेरना चाहता है, वो बस हर हाल में चाहता है कि ताइवान को कब्जा कर लेना। इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जिबूती में फंसा रहा है, तंजानिया में फंसा रहा है, यहाँ फंसा रहा है, ग्वादर पोर्ट पे फंसा रहा है, मतलब आप इधर ही उलझे रहिए। साथ ही वो अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट इधर कर रहा है तिब्बत के एरिया में, लेकिन उसकी फौज तिब्बत में हाँफने लगती है, कोरोना की तरह बहुत ऊंचा है रे ससुरा, ठंडा मार देगा हमको। चाइना की फौज यहाँ 15 दिन भी नहीं टिक पाती है, और हमारे यहाँ सियाचिन युद्ध, कारगिल युद्ध पहाड़ों पर जीत लिया गया, तो हम लोग से लड़ना चाइना को नेचुरली थोड़ा सा दिक्कत। देखिए, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हमारे पास मोटिवेशन है, एक से एक योद्धा है, बट नो डाउट चाइना के पास लॉजिस्टिक सप्लाई यानी उसकी ट्रेन नेटवर्क
और उसके पास हथियार एमुनेशन तगड़े हैं, यानी उसकी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक हमसे तगड़ा है। तो चाइना यहाँ पर उसकी फौज ही नहीं टिक पा रही है, इसलिए चाइना क्या कर रहा है, तिब्बत के लोगों को यहाँ से ही भर्ती कर रहा है सेना में। अब तिब्बत को खुद ही कब्जा कर रखा है, तिब्बत के लोगों को भर्ती कर रहा है। तो इसमें भारत के पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो तिब्बत के लोगों को भड़का सकता है कि भाई जो तिब्बती फौज चाइना में गए हैं, तो मोदी जी आराम से दलाई लामा से कह सकते हैं कि तिब्बत हमारा कब्जा किया जमीन है, कोई भी तिब्बती फौजी न लड़े। और अभी से नहीं, ये पहले से सीक्रेट रहना चाहिए। जब लड़ाई का माहौल हो तो एक बार दलाई लामा अगर कह देंगे ना तो धार्मिक मामला हो जाता है, तुरंत मान लेते हैं लोग एक बात को, किसी भी बात को। धार्मिक चीज में ना वो सही गलत नहीं दिखता है, सीधे हमरा धर्म गुरु बोला सही है यहाँ पर। तो दलाई लामा एक बार बोल देंगे कि जो भी तिब्बती फौजी है चाइना की ओर से न लड़े, तो यहाँ पे देखिए तिब्बत के लोग स्वतंत्रता के लिए बहुत बहुत आंदोलन भी करते हैं। ये लोग बहुत जुल्म करते हैं तिब्बत के ऊपर, ये ससुरा तिब्बतियों के ऊपर, वीगर मुसलमानों के ऊपर, लेकिन इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं क्योंकि इनके पास पैसा, टेक्नोलॉजी सब कुछ है। तो यहाँ हमारे लिए दलाई लामा काम आ सकते हैं क्योंकि इनका शरण स्थल भारत में है। आप बताएंगे दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में कहाँ इनका शरण स्थल है, कहाँ इनका मतलब आश्रम है। चाइना जब हांगकांग को पूरी तरह से दबा दिया तो ही चाइना का मन बढ़ने लगा। हांगकांग का एप्पल्स डेली अखबार को इतना टॉर्चर किया कि उस अखबार के मालिक को जेल कर दिया गया, वो न्यूज़पेपर बंद हो गया, चाइना के खिलाफ लिखता था। सोचिए चाइना अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता है। अब उसकी नजर पूरी तरह से ताइवान पे है। अब ताइवान के लोगों, ताइवान के मिनिस्टर वगैरह भी कह चुके हैं कि बहुत जल्द हो सकता है चाइना हमारे पर अटैक करे। हालांकि यूएस नेवी हमेशा इस एरिया में डिप्लॉय रहती है, तो ये, लेकिन देखिए चाइना अगर इस साइड में इन्वॉल्व होगा तो यूएस भी डायरेक्ट चाइना से नहीं उलझने वाला है। तो इस साइड में हम लोग को क्या फायदा होगा, ध्यान से समझिए। रियलिटी ये है कि अभी के वक्त में, एट टाइम प्रेजेंट में, चाइना हमसे पैसा, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, हथियार, संख्या, हर चीज में ज्यादा है। हमारे पास राफेल जैसे जहाज भी खरीद के आते हैं। ड्रोन दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना बनाता है, हमारे पास शादी ब्याह वाले भी ड्रोन नहीं है। तो अभी के वक्त में चाइना से उलझना समझदारी नहीं है। देखिए वक्त आने पर आप हाथी को भी गिरा सकते हैं, लेकिन उसका वेट कीजिए। लेकिन जब चाइना ये सोचेगा कि उसको ताइवान पर कब्जा करना है, तो उसकी ज्यादातर फौज इस साइड में इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि इधर नाटो सेना आ जाएगी, अमेरिका आ जाएगी, ये वगैरह आ जाएंगे। यही सबसे बेस्ट मौका रहेगा भारत को कि इस साइड से पीओके कब्जा कर ले, क्योंकि चाइना दो फ्रंट पर नहीं लड़ सकता है, कंफर्म है। चाइना के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ताइवान को कब्जा करना। इसी वक्त अगर हम पीओके पर हमला करके ये लेते हैं तो उस वक्त चाइना पाकिस्तान को मरते छोड़ देगा, ये गारंटी। इसलिए उसने उसको डुप्लीकेट हथियार भी दे रखे हैं और सीधे कह देगा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर एक बार में पीओके आ गया तो भैया ये सीपीईसी जो सड़क है, ये चाइना से कनेक्टिविटी टूट गया, ससुरे ग्वादर बंदरगाह तुम्हारा काम खत्म। अब तुमको ग्वादर बंदरगाह के लिए घूम के आना पड़ेगा। यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, तुम्हारा खूब अच्छा से परछावन किया जाएगा, थूर थार के मुंह हाथ। यहाँ से भारत इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। भारत ने क्या किया है, अपने साइड यहाँ पर कर्नाटक के कारवार में बहुत बड़ा नेवल बेस बना रहा है, एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस, और एक विशाखापट्टनम में इधर में। अब इन दोनों की खासियत समझिए। पहले नेवल बेस कारवार का समझते हैं, फिर विशाखापट्टनम का समझते हैं। देखिए कारवार में ऑपरेशन सी बर्ड, जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत वहां सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है। वहां नौसेना की जहाजें आएंगी, लंगर डालेंगी, वहां एमुनेशन, हथियार, फ्यूल, रडार रिपेयरिंग, हर चीज करेंगे। इतना बड़ा नेवल बेस होगा, ये एशिया में सबसे बड़ा डोमिनेट करेगा यहाँ पर। और ये पश्चिम साइड में है तो पाकिस्तान इधर से चूचा नहीं करेगा। और साथ में इधर विशाखापट्टनम में, इधर तो हो गया कारवार वाला में, इधर विशाखापट्टनम से लगभग 150 किलोमीटर दूर रामबीली में भारत जो है अपनी पनडुब्बियों को छुपा के रखने के लिए पहाड़ के अंदर खोद दिया। पनडुब्बी, अब यहाँ अंदर कौन जा रहा है किसी को नहीं दिखेगा, पनडुब्बी अंदर अंदर आएगी, घुस जाएगी। और इसके अंदर 6 पनडुब्बियों को रखने की व्यवस्था। देखिए एक यहाँ दिख रही है, 2 यहाँ, 3 यहाँ। ये पनडुब्बी छोटी मोटी नहीं होती है, ट्रेन की साइज की होती है सर। ट्रेन समझते हैं ना, जो रेलगाड़ी उतना बड़ा होती है सब, और पानी के अंदर चलती है सब। अब साइलेंट किलर बोला जाता है। तो रामबिली में हम ऐसे पनडुब्बियों को छुपा सकते हैं। चाइना भी इस पर बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। चाइना ऐसे 6 नेवल बेस यहाँ बना लिया है, जिसका सबसे बड़ा नेवल बेस हेनान प्रायद्वीप में, या जो है उसका यूलिन नेवल बेस है। देखिए यूलिन नेवल बेस में यहाँ एक पानी वाली जहाज खड़ी है, यहाँ खड़ी है। आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पनडुब्बी जाती हुई दिखाई दे रही होगी यहाँ से। ये पनडुब्बी इसके अंदर घुस जाएगी यहाँ पे, अंदर पता नहीं चल पाता है यूलिन नेवल बेस। हालांकि ससुरा चाइना कितना छुपाए, तो जब हमारा पता चल जाता है तो हमारी सेना को नहीं पता चलेगा, नहीं हो पता रहेगा तो बता तो दिए रहे। इन सब को देखते हुए हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके अंडर में थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों को ये एडवाइस दे सकते हैं। ये एक तरह का एडवाइजरी बोर्ड होती है, ये तीनों के लिए डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देखिए हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना,
ये 3 सेना से अब काम नहीं चलने वाला है, अब हमें और एडवांस बनना है। और कोई सेना, तो आप कहेंगे ये कौन सेना है, तो ये एक और मेरी टाइम कमांड बनाना चाहते हैं। मेरी टाइम कमांड का काम क्या होगा कि भारत के समुद्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी जुटाने का काम, केवल जानकारी जुटाने का काम मेरी टाइम कमांड के पास होगा। नेवी से हट के इसे बनाया जाएगा। उसके पास एडवांस किस्म के रडार होंगे, हेलीकॉप्टर में रडार लगाए जाएंगे, एवॉक्स जहाजें लगाई जाएंगी, बहुत बड़े आकार के कोस्टल एरियाज में हमको ओटीएच रडार, ओवर द हराइजन रडार लगाया जाएगा, जिससे पूरी एरिया पे निगरानी हो। और युद्ध के वक्त में नेवी आएगी। अब आप कहेंगे ये कौन मैटर है, देख बबुआ प्रैक्टिकली समझाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपकी बीमारी का पता नहीं करता है, वो जांच के लिए जांच घर में भेज देता है। जब वहां से पता चलता है तब इलाज करता है। जैसे मान के चलिए आप कहेंगे डॉक्टर साहब भैया दुखा रहा है, एक काम करो अल्ट्रासाउंड करा के आओ यहाँ पे, तो दूसरे जगह भेजेगा अल्ट्रासाउंड कराने, वो रिपोर्ट देगा अगर किडनी खराब है, किडनी का खराब, निकाल के फेंक दे इसका। तो डॉक्टर क्या करेगा, किडनी फेंक देगा इसका निकाल के, एक किडनी पे चले यहाँ पे। तो वही काम होगा अब। हमारी नौसेना केवल काटने का काम करेगी और पता करने का काम, काटना किसको है थूरना किसको है, ये करेगी मेरी टाइम कमांड। तो बाहर भैया बिपिन रावत जी बहुत 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 बढ़िया काम किए यहाँ पर। और ऐसा एक, ये तो एक कमांड हो गया। अभी देखिए ये तो नेवी के लिए है, अब देखिए एयरफोर्स के लिए। इन्होंने कहा कि हमारी जो एयर क्षेत्र है यहां पर भी जो हमारी एयरफोर्स है, इसका काम ये नहीं है पता करना कि कौन आया, ड्रोन आया, जहाज आया क्या, ना, एयरफोर्स का काम केवल थूरना है। जांच करने का काम हमारी एयर डिफेंस कमांड करेगी। तो अब एक एयर डिफेंस कमांड बनने वाला है, जिसके पास हैवी रडार होंगे, सैटेलाइट सिग्नल होंगे, उसके पास एक से एक एवॉक्स विमान होंगे जो पूरी भारत में निगरानी करते रहेंगे कि कोई घुस तो नहीं रहा है यहाँ पर। इसके अलग अलग कमांड्स बनाए जाएंगे और पूरे भारत को रडार पर ट्रैकिंग किया जाएगा। और जब पता चल जाएगा हाँ ससुरा इधर आ रहे हैं, तो जांच हो गया। अब डॉक्टर साहब को बताया जाएगा। डॉक्टर कौन है, राफेल, सुखोई, MiG-29, ये डॉक्टर है, उठेंगे सर ऑपरेशन करके धक देंगे सर, क्या ससुर तो नहीं। तो ये बनने वाला है हम लोग का एयर डिफेंस कमांड। इसी एयर डिफेंस कमांड के पास जिम्मेदारी रहेगी ड्रोन को काउंटर करने के लिए। अब ड्रोन को काउंटर करने के लिए छोटे साइज के रडार आते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, जो एयरफोर्स के लिए एक हेडेक बन जाएगा। इसलिए ये काम एयरफोर्स से हटा के किसके पास हो जाएगा, एयर डिफेंस कमांड के पास। अब एयर डिफेंस कमांड के पास रडार हैवी पावर के होंगे। अब इनके पास 2 तरीका होंगे, एक सॉफ्ट किलिंग, आराम से काटो। सॉफ्ट किलिंग में क्या किया जाएगा, इस रडार का सिग्नल जाम किया कर दिया जाएगा, बस इस ससुरा हुए में रुक जाएगा, कहेगा चाचा बोलिए ना दहीने जाए कि बाएं, ओके उंगलियां छोड़ देगा और वहीं रुक जाएगा, बैटरी खत्म, धाए दे नीचे गिर जाएगा। तो एक होता है सॉफ्ट किलिंग, लेकिन एक होता है हार्ड किलिंग, हचाक से काट देने के लिए। तो हार्ड किलिंग के लिए लेजर बीम का यूज किया जाएगा। डीआरडीओ बना रही है और हम बहुत गुप्त रूप से हम लोगों ने इजराइल से समझौता कर लिया है यहाँ पर। तो ये हार्ड किलिंग, तो एक ही जगह पे दोनों रहेगा। छोट मोट ब्याह शादी वाला रहेगा तो उसको सॉफ्ट किलिंग, बड़ बड़ रहेंगे तो हार्ड किलिंग। लेकिन किलिंग मतलब किलिंग, चाहे वो सॉफ्ट किलिंग हो चाहे वो हार्ड किलिंग हो, समझा। इसके अलावा हमारा जो सबसे डिस्प्यूटेड एरिया रहता है, मतलब जो हाईली टेंशन वाला एरिया रहता है, वो यही रहता है। इसी एरिया में भारत को हमेशा टेंशन मिलते रहता है। चाहे ससुरा वो कभी डैम चौक में घुस जाता है, कभी यहाँ गलवान में घुस जाता है, कभी अक्साई चीन में घुसता है, कभी पीओके में, कभी इधर कभी उधर, यही वाला एरिया। तो इसलिए यहाँ भारत का पहला थिएटर कमांड बना दिया जाएगा, जहां नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों एक के पास रहेंगे सर। एक के रूम में डिसीजन ले लिया जाएगा। पता चला वहां पर कौन घुसल है आतंकवादी, तो धाए दे। थिएटर कमांड का एक्शन कैसे होगा, आर्मी चलो, कमांडो चलो, पारा कमांडो चलो, हेलीकॉप्टर, राफेल, सुखोई सब चल जो ससुर, चोखा निकाल देगा सब अब ससुर को। तो चोखा निकालने के लिए बनाया जा रहा है थिएटर कमांड। ये बहुत तगड़ा रहेगा हम लोग का थिएटर कमांड। अब देखिए ध्यान से, एक और यहाँ एक डिसीजन लिया जा रहा है हमारे सीडीएस के द्वारा। कहा जा रहा है कि आर्मी को ही कहा जाता है कि आप कश्मीर वगैरह में आतंकवादियों से लड़िए। खास करके कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए आर्मी ही रहती है वहां पे। अब आर्मी को बार बार डिस्टर्बेंस होता है, उसे चाइना के लिए खतरनाक हथियार रखे कि आतंकवादियों के लिए छोटे छोटे हथियार रखे, टेंशन हो जाता है। तो भारतीय सेना कह रही है कि सेना में से ही जो एकदम लंबे लंबे दुबले मतलब पतले जवान रहते हैं सब, जो खटाखट इधर उधर कूद फान सकते हैं, उनको साइड करके एक टेरर काउंटर कमांड बना दिया जाएगा, जिनका काम यही रहेगा कि आतंकवादियों को खोज खोज के आराम से मारते रहे सब यहाँ पे। तो सेना भी टेंशन फ्री रहेगी, ये लोग तो आराम से सेवा करते रहेंगे आतंकवादियों को। जम्मू एयरबेस पर जो ड्रोन से अटैक हुआ है, हालांकि उसमें 1-2 जवान हल्का सा इंजर्ड हुए, बहुत बड़ा क्षति नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान वालों ने बहुत बड़ा गलती किया और भारत के ऊपर ये एक एहसान कर दिया
क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों में एक खराबी है ससुरा, जब तक ट्रेन हॉर्न ना देगी आदमी चढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट का टाइम टेबल नहीं आ जाएगा वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं होगा ससुरा। हम लोग बड़ा उटपटांग काम करते हैं, गर्मी के दिन में आदमी छत पे सोया रहता है, पानी टिप टिप होगा, जब तक ससुरा जोर से ना बरसे आदमी भागता नहीं, आधा बिछौना भीगा जाता है। वैसे ही हम लोग हिंदुस्तान में भी हो, जब तक कोनो कांड ना हो जाए हम लोग तैयारे नहीं होते हैं। और पाकिस्तान वालों ने एगो छोटा सा चिटपुटिया वाला बम फोड़ के जम्मू एयरबेस पर कांड कर दिया। अब इस कांड से उनके ऊपर महाकांड होगा। रीजन क्या है कि हम लोग अब थर्ड एयर स्ट्राइक करेंगे, अब चाहे यह सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि अक्टूबर के महीने से ये नेवी का स्ट्राइक होगा। आप लॉजिक सोचिए, पहले थल सेना मारी सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद अभिनंदन जी मारे एयर स्ट्राइक, का नेवी सबका हाथ ना खजुआता होगा। अब कराची स्ट्राइक होगा, पता नहीं उधर कोई बम बम फोड़ दे सब वहां पर। तो ये 15 अगस्त के बाद ऐसी संभावना है। ये बिपिन रावत साहब ने भी कह दिया कि वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अब चूंकि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान में उसका 14 अगस्त को उसका जन्म दिवस है, पाकिस्तान की आजादी दिवस नहीं है, पाकिस्तान का 14 अगस्त को जन्म हुआ था, तो जन्मदिन मनाता है। हम लोग तो आजादी मनाते हैं, तो वो जन्मदिन मंगाता है, तो उस समय थोड़ी सी सिक्योरिटी रहती है, उसके बाद हम लोग उसको धोएंगे लोग। अब पाकिस्तान डरा हुआ है थर्ड स्ट्राइक की वजह से, तो ये रडार और एंटी डिफेंस मिसाइल खरीदा था, एंटी एयरक्राफ्ट, ये मिसाइल हुआ धुआं हो गया। जिस तरह तिरंगा मूवी में नहीं गैंडा स्वामी की मिसाइलें फू फू करके धुआं हो गए, इसमें मालवेयर आ गया है। ये ऐसा खतरनाक है, बटन दबा रहा है तो जहाजी का करके जहाजी उसका मिसाइल रह जा रहा है। कौन दिया है? चाइना दिया है। यहाँ पे देख भैया, इमरान चचा तुमको समझा रहे हैं कि ये खुद चाहता है कि तुम लूटे रहो, क्योंकि तुम्हारी हालत जब जब खराब रहेगी तुम इनके पास भीख मांगते रहोगे। रीजन क्या है कि भैया ये चाहता है, इसके लिए पीओके मायने नहीं रखता है, इसके लिए ताइवान मायने रखता है। तुम बबुआ ताइवान लो, हम इससे पीओके ले लेंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आप समझ गए होंगे कि जब चाइना इस ताइवान पर हमला करेगा तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट मौका रहेगा कौन सी चीज को, पीओके को लाने के लिए। आगे कब थर्ड एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक कब होता है, जब होगा तब हम लोग समझ जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।